नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी आप लोगों का फिज़िकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में सब लोगों का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे थे। कल का जो लास्ट टॉपिक है हमने स्टडी किया था जूल्स एक्सपेरिमेंट। मैं थोड़ा सा उसको वापस रिवाइज करवा देती हूँ। जूल्स एक्सपेरिमेंट जो किया था वो डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टडी किया था। इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टडी किया था। और जब ये रियल गैस आइडियल गैसेस के लिए फाइंड आउट किया तो इसकी वैल्यू 0 आई थी। कल ही हमने निकाला था डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। रियल गैसेस के लिए इसकी वैल्यू आई थी -CV न्यूजे। ये न्यूजे को जूल्स कोफिशिएंट कहा गया था और जूल्स कोफिशिएंट की जो वैल्यू थी वो थी डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब किसी भी आइडियल गैसेस का आइसोथर्मली एक्सपेंड किया जाता है तो उसके वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होता है, या कहें कि इंटरनल एनर्जी जो है वो केवल फंक्शन होती है टेम्परेचर की। ये था जूल्स एक्सपेरिमेंट। इसके लिए हमने आइडियल गैसेस के लिए निकाला, इसकी वैल्यू 0 आई थी। रियल गैसेस के लिए निकाला, इसकी वैल्यू -CV न्यूजे आई थी। और यदि सॉलिड और लिक्विड के लिए हमने फाइंड आउट किया था तो इनकी वैल्यू आई थी डेल ई अपॉन डेल वी। आज हम स्टडी करेंगे जूल्स थॉमसन कोफिशिएंट। जूल्स थॉमसन इफ़ेक्ट पहले स्टडी करेंगे, जूल्स थॉमसन इफ़ेक्ट। उसके बाद हम जूल्स थॉमसन कोफिशिएंट निकालेंगे, वही रियल गैसेस के लिए। जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। जब किसी भी गैस को एडियाबैटिकली कंडीशंस में जब किसी भी गैस को हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ किसी बारीक पोरस में से एक्सपेंड कराया जाता है तो गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है। इसी को कहा जाता है जूल थॉमसन इफ़ेक्ट, या इसको कहते हैं कूलिंग इफ़ेक्ट, शीतलन प्रभाव। दोबारा सुन लो, जब किसी भी गैस को एडियाबैटिकली कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? एडियाबैटिकली। जब एडियाबैटिकली कंडीशंस में किसी गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक बारीक छिद्र में से पास कराया जाता है तो इस गैस का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और इस इफ़ेक्ट को कहा जाता है जूल थॉमसन इफ़ेक्ट, या कहें कि कूलिंग इफ़ेक्ट। ये जो टेम्परेचर में जो डिक्रीमेंट आया है डेल टी, ये डिक्रीमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर चेंजेस। हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ये जो प्रेशर चेंजेस है इस बात पे डिपेंड करता है उनके टेम्परेचर का डिक्रीमेंट। इस इफ़ेक्ट को कहा जाता है जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। ये इफ़ेक्ट केवल और केवल रियल गैसेस ही डिफाइन करती हैं। आइडियल गैसेस में हम जूल थॉमसन इफ़ेक्ट स्टडी नहीं कर पाते, या कहें कि आइडियल गैसेस के लिए जूल थॉमसन इफ़ेक्ट की वैल्यू 0 होती है। अब आता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम इनको हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव कराते हैं तो इनके टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि इन गैसेस, जब ये हायर प्रेशर के ऊपर गैसेस थी तो इन गैसेस के बीच में इंटर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। उसके बाद इन गैसेस को हमने क्या किया, बारीक छिद्र में से लोअर प्रेशर पे लेके आए, मीन्स गैस का एक्सपेंड किया है। जब गैस का एक्सपेंड होगा तो इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर अट्रैक्शन फोर्स था अब वो ब्रेक होगा, क्योंकि पहले गैसेस इतने से लिमिटेड एरिया में थी
अब एक्सपेंड होंगी तो एरिया बढ़ेगा। जैसे एरिया बढ़ेगा तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस थी वो भी अब बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो इनके बीच का ये इस डिस्टेंस को बढ़ेगी तो इनके बीच का जो ये इंटर अट्रैक्शन फोर्स था, यहाँ से इस पोरस में से जाएंगे तो ये इस इंटर अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। कंडीशन कौन सी थी? एडियाबैटिक कंडीशन। जब एडियाबैटिक कंडीशन है तो इस सिस्टम को सराउंडिंग से किसी भी तरीके की एनर्जी नहीं मिल रही है, तो ये जो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो इनकी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में काम में ली जाएगी। जैसे इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई वैसे इनके टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज, और गैस कैसी हो जाएगी? ठंडी। इसलिए इस इफेक्ट को कहा जाता है जूल्स थॉमसन इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि क्या हो रही है? गैस ठंडी हो रही है, इसलिए इस इफेक्ट को शीतलन इफेक्ट भी कहा जाता है। अब आता है कि ये चीज़ें रियल गैसेस में तो होती हैं, लेकिन आइडियल गैसेस में जूल थॉमसन इफेक्ट ज़ीरो होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आइडियल गैसेस में हमने काइनेटिक गैस थ्योरी में पढ़ा था कि इनके बीच में इंटर अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू ज़ीरो होती है। मीन्स पहले भी इनके बीच में इंटर अट्रैक्शन फोर्स नहीं था और बाद में भी इनके बीच में किसी भी तरीके का इंटर अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, कि पहले इनको जो तोड़ना पड़ रहा है वो उसके लिए इनको किसी भी तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ये है जूल थॉमसन इफेक्ट। हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जूल थॉमसन इफेक्ट ये कहता है कि जब किसी भी रियल गैसेस को हम किसी बारीक छिद्र में से पास कराते हैं हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, तो ये गैस का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। लेकिन कंडीशन कैसी होनी चाहिए? एडियाबैटिकली कंडीशंस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हायर प्रेशर पे ये मॉलिक्यूल्स पास होते हैं और इनके बीच में इंटर अट्रैक्शन फोर्स रहता है। जब ये इन मॉलिक्यूल्स को हम लोअर प्रेशर की तरफ एक्सपेंड करते हैं तो इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और ये एनर्जी अपनी इंटरनल एनर्जी को काम में लेते हैं। जब ये इंटरनल एनर्जी को काम में लेंगे तो इनका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और ये गैसें ठंडी होती हैं। लेकिन ये इफेक्ट आइडियल गैसेस में नहीं होता है, क्योंकि आइडियल गैसेस में हम ये मानते हैं कि उनके बीच में किसी भी तरीके का इंटर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। जब किसी भी तरीके का इंटर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा तो उनको उस फोर्स को तोड़ने के लिए एनर्जी की भी उस फोर्स को तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसलिए टेम्परेचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये था जूल थॉमसन इफेक्ट। अब हम इस जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या है, किस तरीके से सेटअप लगाया उन्होंने। क्वेश्चन कई बार जूल थॉमसन इफेक्ट केवल डेफिनेशन पूछ के भी छोड़ देते हैं, और कई बार इस क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट भी पूछते हैं। उसमें आपको एक्सपेरिमेंट को ही डिफाइन करना होता है। इसके लिए एक ट्यूब लेते हैं, एस डैश। ये ट्यूब इस तरीके की ट्यूब होती है जो कि हीट को सिस्टम से हीट न तो बाहर जाने देती है, न बाहर की हीट अंदर सिस्टम तक पहुंचने देती है। मीन्स एडियाबैटिकली इसको, ये जो आप ट्यूब ली है ये एडियाबैटिकली कंडीशंस फॉलो करती है। उसके बाद इस ट्यूब में एक परमेबल मेम्ब्रेन लगाई जाती है। और उसके बाद इसके दोनों एंड पे पिस्टन्स लगाए जाते हैं। स्टेनलेस, वेटलेस पिस्टन लगाए जाते हैं, और दोनों तरफ थर्मामीटर लगा दिया जाता है।
ये थर्मामीटर लगा दिए जाते हैं। यहाँ पे एक इस परमेबल मेम्ब्रेन में एक बारीक पोरस है, इसमें गैस भरी हुई है जिसका प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। उसके बाद इस गैस को, इस पिस्टन को आगे पुश किया जाता है, या कहें कि पिस्टन का प्रेशर इंक्रीज किया जाता है, तो इस गैस को, ये गैस इस बारीक छिद्र में से इस गैस का एक्सपेंड होगा। ये वैकेंट था इनिशियली, और जब गैस को तब तक एक्सपेंड करवाया जाता है जब तक कि इसका प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 नहीं हो जाता। ये तो था एक्सपेरिमेंट। दोबारा सुन लो। एक ट्यूब ली जाती है, इस ट्यूब के मिडिल में एक मेम्ब्रेन लगाई जाती है, इस मेम्ब्रेन में एक बारीक छिद्र है। उसके बाद इसके दोनों एंड पे पिस्टन लगाया जाता है। ये पिस्टन स्टेनलेस होता है, वेटलेस होता है। उसके बाद यहाँ 2 थर्मामीटर काम में लिए जाते हैं और इस एक ब्लॉक के अंदर गैस फिल की हुई है। इस गैस का प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। उसके बाद इस पिस्टन पे प्रेशर क्रिएट करवाया जाता है और इस गैस को इस बारीक छिद्र में से एक्सपेंड करवाया जाता है। जब तक करवाते हैं जब तक कि इसका प्रेशर P2 हो जाए और वॉल्यूम V2 हो जाए। इसके बाद इस पिस्टन पे होने वाला वर्क निकालेंगे और इस पिस्टन पे होने वाला वर्क निकालेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, V1 से कहाँ पे जा रही है, 0 में। भाई इस पिस्टन को यदि मैं यहाँ तक ले जाऊंगी तो वॉल्यूम खत्म ही हो गया। तो वॉल्यूम कहाँ से, V1 वॉल्यूम था इनिशियली, और एंड पॉइंट, इस पिस्टन की बात करें तो एंड पॉइंट कहाँ तक आ रहा है, 0 तक। जबकि यहाँ का वॉल्यूम क्या था, पहले इसमें कोई भी गैस नहीं थी, मीन्स इस एरिया के अंदर उस गैस का वॉल्यूम क्या था, 0, और कहाँ से जा रहा है, V2 तक। इसका प्रेशर P2 और इसका प्रेशर P1 है। तो मैं पिस्टन, इसको A बोल दूं और इसको B बोल दूं। पिस्टन A पर वर्क डन ऑन द पिस्टन A। इसका वर्क क्या होगा, W1 से डिनोट करूंगी, वर्क PdV होता है। अब देखो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू P1 है, वॉल्यूम कहाँ से चेंज हो रहा है, इनिशियल वॉल्यूम V1 और फाइनल वॉल्यूम की लिमिट 0 है। वह इस वर्क को मैं सोल्व करूँ तो W1 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, P1 V, लिमिट लगाओ V1 टू 0। जब मैं इस लिमिट को सोल्व करती हूँ, भाई dV की वैल्यू क्या हो गई, V, इंटीग्रेशन dV, V आया। अब इस V को मैं सोल्व करूंगी तो V को कैसे, P1 हायर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट V1, तो W1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस P1 V1, इक्वेशन नंबर 1। वर्क डन ऑन द पिस्टन B, वर्क डन ऑन द पिस्टन B। अब हम B का वर्क निकालेंगे। B का वर्क है W2। W2 क्या है, P2, भाई PdV वही सेम फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ प्रेशर क्या है, P2, और dV कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगाऊं, 0 से V2, 0 से V2। इसको सोल्व करें, W2 की वैल्यू, ये P2 कांस्टेंट, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, वॉल्यूम, तो V और वही लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो मैं सीधा सोल्व करके दिखा रही हूँ, क्या होगा, V2 माइनस 0, और V2 माइनस 0 मीन्स W2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, P2 V2, इक्वेशन नंबर 2। तो टोटल वर्क, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जो टोटल वर्क हुआ है वो क्या होगा, W1 प्लस W2। अब हम टोटल वर्क निकालेंगे।
टोटल वर्क W, ये वैल्यू क्या है, W1 पिस्टन A पे वर्क प्लस में पिस्टन B पे वर्क। W की वैल्यू क्या आ गई, W1 क्या है माइनस P1 V1, W2 क्या है प्लस ये रहा P2 V2। W1 की वैल्यू ये रही, मैंने ये रखी है पुट माइनस P1 V1, और W2 की वैल्यू ये रही, ये वैल्यू पुट की है मैंने P2 V2, ये मेरा W आ गया। कंडीशन कौन सी ली है हमने, एडियाबैटिक कंडीशंस। एडियाबैटिक कंडीशंस जब मैंने आपको प्रोसेस पढ़ाई थी एडियाबैटिक प्रोसेस, उसमें हमने एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कहा था कि Q की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ भी एडियाबैटिक कंडीशन है इसलिए Q की वैल्यू क्या है 0। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यदि मैं ये कहूँ कि पहले इनिशियल इंटरनल एनर्जी E1 थी और चेंज क्या आया E2, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग Q क्या होता है आपका इंटरनल एनर्जी में चेंज प्लस में W वर्क। वैल्यू पुट करूं, Q की वैल्यू क्या है, कौन सी कंडीशन, एडियाबैटिक कंडीशन, इसलिए Q की वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू डेल E E2 माइनस E1। भाई डेल E क्या है इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शंस को हम लिखते कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वैल्यू को हम किससे दिखा रहे हैं 2 से, और इनिशियल को किससे दिखा रहे हैं 1 से, बस इतना सही है। प्लस में W की वैल्यू क्या निकाली हमने, मैं अगर इसको ये कहूँ कि P2 V2 माइनस P1 V1, ये एक ही बात है, मैं इस P2 V2 को पहले लिख रही हूँ और P1 V1 को बाद में लिख रही हूँ। P1 V1 माइनस का है इसलिए यदि मैं इस W को इस फॉर्म में लिख रही हूँ तो भी एक ही बात है, P2 V2 माइनस P1 V1। ये वैल्यू यहाँ पुट करूँ P2 V2 माइनस P1 V1। इसमें फाइनल कंडीशंस को एक साथ ले आओ और इनिशियल कंडीशंस को एक साथ लेके जाओ। जैसे मैं इसको E2 और P2 V2 को मैं इसी साइड छोड़ूं और E1 P1 V1 को इस साइड लेके आऊं, 0 के इस साइड, तो देखो ये माइनस के हैं, दोनों प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। E1 प्लस P1 V1 किसके इक्वल हुए, E2 प्लस P2 V2। एंथैल्पी जो होती है वो हमें पता होती है E प्लस PV होती है। यदि मैं H1 इनिशियल एंथैल्पी को H1 से दिखाऊं, H1 की वैल्यू क्या आ गई E1 प्लस P1 V1, और H2 की वैल्यू क्या आ गई E2 प्लस P2 V2। ये सिर्फ सिंपल डेफिनेशंस यूज़ करते हुए लिखा है। जब मैंने आपको एंथैल्पी स्टडी करवाई थी तब मैंने आपको कहा था कि जो एंथैल्पी होती है वो इंटरनल एनर्जी प्लस में प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी के इक्वल होती है, वही वैल्यू यूज़ की है हमने। तो E1 प्लस P1 V1 की वैल्यू क्या आ गई H1, और E2 प्लस P2 V2 की वैल्यू क्या आ गई H2। यही है कि यदि किसी रियल गैस को एडियाबैटिकली उसका एक्सपेंड कराते हैं तो उनकी एंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं आता है। देख लो इनिशियल एंथैल्पी और फाइनल एंथैल्पी दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। कि यदि जूल्स थॉमसन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकल के आया, यदि किसी रियल गैसेस को हम एडियाबैटिकली कंडीशंस में उसका एक्सपेंड कराते हैं तो उसके एंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं आता है, केवल और केवल इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। अब हम निकालते हैं जूल्स थॉमसन कोफिशिएंट। हमने अभी जो स्टडी किया वो जूल्स थॉमसन एक्सपेरिमेंट है, मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक स्लिट ली या ट्यूब है S और S डैश, इस ट्यूब को एक बारीक
एक मेम्ब्रेन से सेपरेट किया गया जिसमें एक बारीक पोरस लगा हुआ है, इसके दोनों तरफ पिस्टन्स लगे हुए थे और इसमें गैस फिल की हुई है जिसका प्रेशर P1 है, V1 है। इस पिस्टन के ऊपर पुश करके इस गैस को यहाँ से पास कराया जाता है और उस टाइम तक कराते हैं जब तक इसका प्रेशर P2 और V2 नहीं हो जाता। उसके बाद ये एडियाबैटिक कंडीशन है, इसलिए हमें पता है Q की वैल्यू 0 होती है क्योंकि हमने इसका जो कंडीशंस लगाई वो एडियाबैटिक कंडीशन लगाई। एडियाबैटिक कंडीशंस में Q की वैल्यू क्या हुई? 0। उसके बाद हमने इस पिस्टन पे वर्क निकाला W1 जिसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -P1 V1। उसके बाद हमने इस पिस्टन पे वर्क निकाला जिसकी W2 इसका वैल्यू आ गई P2 V2। और उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करवाया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग Q इक्वल टू होता है डेल E प्लस W। Q की वैल्यू एडियाबैटिक कंडीशन है इसलिए हमने 0 रखी है, इक्वल टू हुआ E2 माइनस E1 प्लस V2 माइनस P1 V1, क्योंकि टोटल वर्क इन दोनों के इक्वल होगा, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। सेम स्टेट को एक साइड लेके आए और अपोजिट स्टेट को दूसरी साइड लेके आए। E2 प्लस P2 V2 इस साइड लेके गए और ये वाला तो ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, E1 प्लस P1 V1। हमें पता है कि एंथैल्पी जो होती है वो E प्लस PV होती है, उसी का यूज़ करते हुए हमने ये निकाला, ये H1 हुआ और ये H2 हुआ। मीन्स क्या कह रहा है कि इनिशियल एंथैल्पी और फाइनल एंथैल्पी क्या है? इक्वल है। या ये कहें कि किसी भी रियल गैसेस का एडियाबैटिक कंडीशंस में यदि हम उन गैसेस को एक्सपेंड करते हैं तो उनके एंथैल्पी में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, केवल और केवल इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। अब हम स्टडी करेंगे जूल्स थॉमसन कोफिशिएंट। कल हमने जूल्स कोफिशिएंट बताया था और मैंने कहा था कि जूल्स कोफिशिएंट और जूल थॉमसन कोफिशिएंट दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको याद रखने का तरीका ही बता देती हूँ। बहुत बार हम भूल जाते हैं कि ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या थी या जूल्स कोफिशिएंट की वैल्यू क्या थी। देखो जूल थॉमसन कोफिशिएंट को न्यू जेटी से डिनोट करते हैं, पहली बात, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट एक बार तो मैं आपको फॉर्मूला ही लर्न करा रही हूँ। फॉर्मूला क्या था? देखो न्यू जे आपका क्या था? डेल टी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट इंटरनल एनर्जी। देखो याद रखने का, जूल थॉमसन केवल इंटरनल एनर्जी तक ही बात हुई थी। इंटरनल एनर्जी किस किस का फंक्शन होती है? टेम्परेचर और वॉल्यूम का। तो देखो यहाँ पे ऊपर हमेशा टेम्परेचर आता है क्योंकि एंथैल्पी भी किसका फंक्शन होती है? टेम्परेचर और प्रेशर का। अब आता है कि एक में टेम्परेचर आया और एक में प्रेशर आया और एक में एंथैल्पी कांस्टेंट आई और एक में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट आई। देखो ये इंटरनल एनर्जी, लेकिन याद रखना जो जूल्स लॉ था वहाँ इंटरनल एनर्जी हमने काम में ली थी, इसलिए इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट करके ये फॉर्मूला बना। और इसका जो फॉर्मूला हम आगे अभी डिफाइन भी करेंगे, इसका फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी। देखो जूल थॉमसन में एंथैल्पी कांस्टेंट है और जूल्स में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। एक बात, दोनों में डेल टी ऊपर आएगा, एंथैल्पी जो है वो प्रेशर का फंक्शन होती है इसलिए नीचे डेल पी आएगा, और इंटरनल एनर्जी जो है वो वॉल्यूम का फंक्शन होती है इसलिए डेल वी नीचे आएगा। ये इसको याद रखने का तरीका है सिर्फ। अब हम जूल थॉमसन कोफिशिएंट पूरा स्टडी करेंगे। H होता है किस किस का फंक्शन? अभी बताया है, टेम्परेचर और प्रेशर। H स्टेट फंक्शन होता है और स्टेट फंक्शन होगा तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल डायरेक्ट कर रही हूँ। डेल H इक्वल टू क्या होगा? डेल H अपॉन डेल टी
एट कांस्टेंट प्रेशर dt प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर dP। अब हीट कैपेसिटी पड़ी थी एट कांस्टेंट प्रेशर पे कि कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में एंथैल्पी चेंज रेशो क्या कहलाता है, Cp। तो Cp की वैल्यू क्या होती है, डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we get dH की वैल्यू क्या आ गई, Cp, ये वैल्यू Cp है, Cp dt प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर dP। अभी हमने जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ा था और उस एक्सपेरिमेंट में हमने ये कहा था कि उसकी एंथैल्पी में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। जब एंथैल्पी में चेंजेस नहीं आता, इस इक्वेशंस को नंबर 3 दे दो। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स थॉमसन एक्सपेरिमेंट DH की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। DH की वैल्यू क्या है, 0। इस वैल्यू को मैं 0 पुट कर दूं यहाँ पे DH की, ये इक्वेशन नंबर 4। पुट द वैल्यू ऑफ DH फ्रॉम इक्वेशन 4 इनटू इक्वेशन 3 वी गेट। अब देखो ये DH की वैल्यू यहाँ से उठा के मैं यहाँ पुट कर रही हूँ तो क्या आएगा, 0 इक्वल टू Cp dt प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर dP। इसको यहाँ ले जाओ और इसी यहाँ रखो। ये क्या बना, Cp dt, या तो आप यहाँ माइनस लगा दो या यहाँ माइनस लगा दो, एक ही बात है भाई, एक प्लस का रहेगा और एक माइनस का रहेगा। मैं यहाँ पे माइनस साइन काम में ले रही हूँ, माइनस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर dP। इस dP को इसके नीचे लेके आओ तो क्या होगा, डेल T अपॉन डेल P। लेकिन कंडीशन कौन सी है, आइसोएंथैल्पिक। देखो आपने DH की वैल्यू क्या की है, 0। तो आइसोएंथैल्पिक मीन्स एंथैल्पी कांस्टेंट, ये केवल और केवल हमने यहीं से लगाया है। आपकी जैसे ही आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस स्टार्ट हुई, यहाँ 0 लिखा था हमने, ये आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस कहाँ से आई है, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट से। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि जब किसी भी रियल गैसेस का हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक्सपेंड कराते हैं तो उनकी एंथैल्पी में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। इसलिए ये वैल्यू जो हम H कांस्टेंट कर रहे हैं वो यहाँ से ही कर रहे हैं, Cp एज इट इज़। एक बार माइनस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस Cp को मैं यहाँ भेजूंगी तो ये जो मल्टीप्लाई में था अब ये किस में चला जाएगा, डिवाइडेशन में। तो क्या होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास डेल T अपॉन डेल P एट कांस्टेंट एंथैल्पी, ये इक्वल टू होगा -1 अपॉन Cp। जो Cp यहाँ मल्टीप्लाई में था वो यहाँ डिवाइडेशन में चला गया, डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। डेल T अपॉन डेल P एट कांस्टेंट एंथैल्पी, इसको एक नया कोफिशिएंट काम में लिया जिसको जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहा और इसकी वैल्यू होती है, इसको डिनोट करते हैं न्यू जेटी से। ये इक्वल टू हुआ डेल T अपॉन डेल P
एंथैल्पी। डेफिनेशन क्या आई, कांस्टेंट एंथैल्पी पे प्रेशर के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज रेशो क्या कहलाता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। कांस्टेंट एंथैल्पी पे प्रेशर के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज रेशो जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहलाता है। तो न्यू जेटी की वैल्यू क्या आ गई, -1/Cp डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये वैल्यू न्यू जेटी की हमें फाइंड आउट हो गई, जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब कल की क्लास में मैं आप लोगों को जूल थॉमसन कोफिशिएंट रियल गैसेस के लिए फाइंड आउट करेंगे और आइडियल गैसेस के लिए फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।